पिछली क्लास में हमने क्या क्या कर लिया था? रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड मिनिमम इंटेंसिटी, रिलेशन बिटवीन एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव एंड इंटेंसिटी। तो हमारे पास सबसे पहले जो रिलेशन आया था, फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या होता है रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड? तो इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड के साथ क्या रिलेशन था? एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। तो यहाँ पर इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, है ना, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, ये हमने पढ़ा था। ओके, कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A का स्क्वायर। अच्छा, अब इससे हमने कुछ एक्सप्रेशंस निकाले थे, ठीक है, तो वो एक्सप्रेशंस हमें याद रखने हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहले हमने निकाला था आई मैक्स अपॉन में आई मिनिमम, ठीक है, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो वो क्या होता है? तो कितना आया था वो हमारे पास? ए प्लस का बी का होल स्क्वायर अपॉन में क्या आया था? ए माइनस में बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो निकाल लिया था। ओके, अच्छा, उसके बाद हमने फाइंड करा था कि अगर किसी वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो ए है, दूसरे वेव का एम्पलीट्यूड बी है, तो इंटेंसिटी का रेशियो क्या आएगा सिर्फ, है ना, यानी कि I1 अपॉन में I2, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू क्या आया था हमारे पास? तो ये आया था ए स्क्वायर अपॉन में बी का स्क्वायर। ये दूसरा हमारे पास एक रिलेशन आया था, है ना। अच्छा, फिर हमने एक रिलेशन फाइंड करा था इंटेंसिटी विड्थ के बीच में और एम्पलीट्यूड के बीच में, ठीक है। तो इसको भी मैं यहीं पे लिख देता हूँ। जो विड्थ के साथ रिलेशन था वो क्या था? वो था W1 अपॉन में W2, ठीक है। तो ये रिलेशन हमने उसमें पढ़ा था। ओके, ठीक है। तो हमने ये रिलेशन पढ़ लिया, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू W1 अपॉन W2। अच्छा, उसके बाद हमने एक और रिलेशन निकाला था रिजल्टेंट इंटेंसिटी का। तो वो क्या था हमारे पास? IR इज इक्वल टू I1 प्लस में I2 प्लस में 2 अंडर रूट के अंदर I1 रूट के अंदर I2 इंटू में cos फाइव, ठीक है। तो ये ध्यान होगा रिलेशन। तो ये हमने एक रिलेशन और पढ़ा था। ओके, तो हमारे पास ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन थे जिसके ऊपर हमारे पास न्यूमेरिकल्स पेपर में पूछ लेते हैं कई बार। ओके, तो अब हम आगे पढ़ रहे हैं। अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है तो इसको हम समझते हैं। अब देखो, मैंने बताया था स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन के कि कुछ ऐसे फिनोमेना थे जो रे ऑप्टिक्स यानी कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट एक्सप्लेन नहीं किया जा पाया था, यानी पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन नहीं करा जा सका, तो उसको हमने वेव नेचर से एक्सप्लेन करा। उसमें से हमारे पास सबसे पहले इंपॉर्टेंट फिनोमेना है वो है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस होता है बेसिकली सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स जिसके अंदर हमें ब्राइट डार्क ये पैटर्न्स हमें दिखाई देते हैं, है ना, ये पैटर्न्स हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर इंटरफेरेंस को डिफाइन कैसे करेंगे? तो इंटरफेरेंस इज द फिनोमेना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट एनर्जी बाय द सुपरपोजिशन ऑफ टू कोहेरेंट सोर्सेज। अब इसका मतलब समझो जरा, यहाँ पर ये कहना क्या चाह रहा है? तो यहाँ पर ये जो डायग्राम है हमारे पास, इसको थोड़ा सा और यहाँ पे क्लियर दिखाने के लिए मैं एक वो करता हूँ। इंटरफेरेंस,
इसमें ये अपलोड ये इसमें अपलोड नहीं दे रहा अभी। अरे अरे कहाँ है? ये इमेज क्यों नहीं दिखा रहा इसमें? यहाँ पर चलो टाइम लग रहा है इसमें, फिलहाल मैं ये दिखाता हूँ बना करके तुम्हें। ठीक है, फिर अभी दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले यहाँ पर इसमें हमारे पास, जैसे मैंने बात कर रहा था कल, कोहेरेंट सोर्स है ना, कुछ जो हमारे पास टर्म्स हैं वो हमें पता रहना चाहिए। कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं? तो कोहेरेंट सोर्स ऐसे सोर्स होते हैं जिनका फेज डिफरेंस सेम रहता है ना, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ये सेम रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कोहेरेंट सोर्स। और वो पॉसिबल कब है? वो पॉसिबल तब है जब हमारे पास किसी सिंगल सोर्स ऑफ लाइट से हम यहाँ पर क्या कहते हैं, लाइट को यहाँ पे इमिट करवाते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है, ये जो पॉइंट सोर्स है इसको हम एस नाम दे देते हैं। ठीक है, अब इससे जो ये लाइट्स निकल रही हैं वो वेव की फॉर्म में जा रही हैं, ये हमने वेव के फॉर्म में ऐसे माना है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ये हमारे पास क्या है? स्लिट्स है। मतलब जैसे कि यहाँ पे मान लो ये कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड के अंदर हमने ये दो होल्स बना दिए हैं, तो इन होल्स को हम क्या बोलते हैं? स्लिट। ये वाला जो स्लिट होगा इसको हम बोल देते हैं, ये जो गैप है इसको हम बोलते हैं स्लिट, और इसको हम नाम देते हैं, मान लेते हैं S1। ये जो हमारे पास गैप है इसको, इस स्लिट के लिए हम क्या नाम यूज करेंगे? S2। तो देखो ध्यान से, जब ये जो हमारा मेन सोर्स है इससे जो लाइट जाएगी वो इस होल से भी होकर जाएगा और इस होल से भी होकर जाएगा। अब इस होल से अगर होकर जाएगा तो वेव की फॉर्म में अगर जा रहा है तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर इन वेव्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे। कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? तो यहाँ पर मान लो कि मैं जो इस सोर्स से बन रही है उसके लिए यहाँ पर बना लेता हूँ कुछ इस तरह से, अलग अलग कलर हम यूज कर रहे हैं। तो देखो ध्यान से, ये हमारे पास जो एक तो ये सोर्स जो है इसमें मैं दो कलर की लाइट ऐसे यूज कर लेता हूँ, ऐसे। एक को हम मान लेते हैं क्रेस्ट है और एक है ट्रफ। मतलब यहाँ पर एक वेव उठी हुई वेव है और एक नीचे गिरी हुई वेव है। तो जो ऊपर उठा हुआ है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करें यहाँ पे? मतलब ऊपर क्रेस्ट और नीचे जो है वो ट्रफ। ठीक है, जैसे कि अगर पानी के अंदर जो वेव बनती है ना, लहरें ऊपर जो उठी हुई यहाँ पर है ना, उसके लिए हम यूज करते हैं क्रेस्ट, और जो नीचे जो डाउन में होंगे उसके लिए ट्रफ। तो मैं अलग अलग कलर से दिखाता हूँ यहाँ पे ताकि हम इसे क्लियरली समझ पाए। ये ये पहला वाला जो है ये मान लेते हैं क्रेस्ट है, और दूसरा वाला ट्रफ है। सेम इस तरह से ये क्रेस्ट है हमारे पास और दूसरा वाला क्या होगा? ट्रफ। ठीक है, ऐसे। अब जैसे हमने ये पहले सोर्स में ये बनाया है, अब ये हम दूसरे सोर्स में भी यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, अगर दूसरे सोर्स में बनाएंगे तो ये कैसे दिखेगा हमें? तो इसके लिए मैं ये ड्रॉ कर लेता हूँ, ये एक, ठीक है। और ये वाला हमारे पास जो कलर है, कौन था ये था? ये लगा। ये हमारे पास
ठीक है। ये बनाया हमने। तो देखो, जो हमारे पास वेव होंगी उस वेव में ये जो वेव बनती हैं इस तरह की वेव बनेगी। तो ऊपर वाले के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम, क्रेस्ट यूज करते हैं, और नीचे वाले के लिए क्या यूज करते हैं हम यहाँ पे, ट्रफ यूज करते हैं। तो जो ऊपर उठी हुई है उसके लिए हमने यहाँ पे यूज किया है ये ऑरेंज कलर वाले लाइंस को, और जो नीचे वाली होंगी उसके लिए हमने क्या यूज करा है यहाँ पर वेव ग्रीन वाला। ठीक है। अब अगर ध्यान से अगर देखोगे कि जब ये आपस में इंटरेक्ट करती हैं, है ना, मतलब इस सोर्स से जो लाइट निकल रही है और इस सोर्स से जो लाइट निकल रही है वो आपस में इंटरफेयर कर रही है ना, एक दूसरे को कट भी कर रही है। अब एक दूसरे को जो वो कट कर रही है, तो सबसे सेंटर में जो हमारे पास लाइन है इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो। ठीक है। यहाँ पर क्या चीज देख सकते हैं हम, यहाँ पर अगर सबसे सेंटर वाली जो लाइन है यहाँ पर अगर ध्यान दोगे तो ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पे देखो क्या दो ऑरेंज आपस में कट कर रही हैं। यानी अगर ये हमारे पास एक वेव है ना, एक और दूसरी वेव हमारे पास मान लेते हैं ये है, और ये दोनों अगर इस तरह से हैं तो इसका एम्पलीट्यूड जो होगा और इसका एम्पलीट्यूड जो होगा दोनों ऐड हो जाएंगे तो हमें क्या मिलेंगे, रिजल्टेंट वाली तो इससे बड़ी वेव मिल जाएगी। ठीक है। ऐसे ही होगा यहाँ पर, हमने पढ़ा था ना कंस्ट्रक्टिव जो हमारे पास होते हैं कंस्ट्रक्टिव वेव फ्रंट जो बनते हैं यहाँ पर, या सुपर पोजिशन होता है, उसमें अगर दो ये हमारे पास वेव इस तरह की हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में दिख रहे हैं, ऊपर पॉजिटिव में ये भी पॉजिटिव में ये पॉजिटिव, दोनों ऐड होकर के बड़ी वेव बनाएंगी। तो यहाँ पर क्या करती हैं आप, अगर सबसे सेंटर वाले इसको देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ कि क्रेस्ट क्रेस्ट ने यहाँ पे क्रॉस करा है, इस वाले पॉइंट को ऑब्जर्व करो यहाँ पे, तो ट्रफ ट्रफ ने यहाँ पे कट करा है। सेम ये वाला क्या हो गया, क्रेस्ट क्रेस्ट ने यहाँ ट्रफ ट्रफ में कट करा है। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, हालांकि ये सेम लाइन में। अगर इन डॉट्स को कनेक्ट करोगे ऐसे, तो बीच में हमें मिलती है सबसे ब्राइट लाइन। ठीक है। सेंटर में जो होता है हमें क्या मिलता है, ब्राइट लाइन मिलती है। अब इसके जस्ट ऊपर या जस्ट नीचे की हम बात करते हैं, इसके जस्ट ऊपर वाले की अगर बात करोगे तो ये वाला पॉइंट पे आता है। ये वाला पॉइंट पे क्या दिख रहा है तुम्हें, एक हमारे पास क्रेस्ट है तो दूसरा क्या है, ट्रफ है। अब एक क्रेस्ट और ट्रफ एक मिला तो क्या बनेगा, ध्यान देना, ये हमारे पास ये एक वेव है ना, और यहीं पर ही दूसरी वेव हम मान लेते हैं हमारे पास क्या है, जो कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर होगा, जैसे मान लेते हैं ऐसे होगा। ठीक है। तब क्या होगा, तो मान लो जितना ये हमारे पास ऊपर उठा हुआ होगा उतना ही ये नीचे भी जा रहा है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे रिजल्टेंट वेव क्या बनेगा, जीरो, कुछ नहीं बनेगा। तो जब कभी भी क्रेस्ट प्लस क्रेस्ट अगर मिलते हैं तो हमें वहां पे क्या मिलता है, ब्राइटनेस मिलती है। ब्राइटनेस मतलब उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई, स्ट्रेंथ बढ़ गई। और अगर यहाँ पर ट्रफ और ट्रफ भी मिलते हैं तो भी हमें ब्राइटनेस मिलती है। ठीक है। ये चीज है, मतलब अगर क्रेस्ट क्रेस्ट है तो ब्राइटनेस, ट्रफ ट्रफ है तो ब्राइटनेस। लेकिन अगर क्रेस्ट प्लस में ट्रफ मिलता है तो ये देखो, ये एक का क्रेस्ट हुआ तो नीचे वाला जो जा रहा है वो ट्रफ होगा, तो क्रेस्ट प्लस में अगर ट्रफ हुआ तो क्या मिलेगा हमें, डार्कनेस मिलता है। तो इस केस में हमें डार्कनेस मिलता है। तो देखो ध्यान से, पहला सेंटर में जो हमारे पास था लाइन वो कैसा मिला था, हमें ब्राइट मिला था। अब उसके जस्ट ऊपर अगर ध्यान दोगे, ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, इसमें क्या दिख रहा है तुम्हें, एक क्रेस्ट है तो एक ट्रफ है, एक क्रेस्ट है तो एक ट्रफ है, एक क्रेस्ट है एक ट्रफ है। अब इन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। अगर इन डॉट्स को कनेक्ट करोगे, ठीक है, यहाँ पर ये वाले जो पॉइंट से इन डॉट्स को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो जो डिफरेंट वाले हैं उससे हमें क्या मिलता है, डार्कनेस मिलता है। तो यहाँ पर हमें डार्कनेस मिलता है। ये थोड़ा सा यहाँ पर इमेज वैसा बन गया है, ये भी मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो यहाँ पर क्या मिलता है, सबसे सेंटर में हमें ब्राइटनेस मिलेगा, उसके जस्ट ऊपर वाला क्या मिलेगा, डार्कनेस मिलेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसमें लिख रखा है। ठीक है। बीच वाला ब्राइट, उसके बाद डार्क, फिर अगला वाला क्या आएगा, अगले वाले में फिर से वही चीज स्टार्ट हो जाएगा कि हमारे पास देखो ब्राइट, ये क्रेस्ट क्रेस्ट हो जाएगा और ये ट्रफ ट्रफ हो जाएगा, क्रेस्ट क्रेस्ट हो जाएगा, ट्रफ ट्रफ, तो उससे क्या मिलेगा, हम ब्राइट। तो इसे इससे हम क्या चीज ऑब्जर्व करते हैं, इससे हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमें ना कुछ ऐसा पैटर्न दिखाई देता है जिसके सेंटर में ब्राइट है, यहाँ पे ब्राइट दिखेगा तुम्हें, उसके बाद डार्क दिखेगा, फिर जाके ब्राइट मिलेगा, फिर डार्क मिलेगा, फिर ब्राइट मिलेगा, डार्क मिलेगा, इस तरह का हमें ना एक पैटर्न दिखाई देता है यहाँ पर। ओके। अब वो जो पैटर्न है हमारे पास, इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं हम कि यहाँ पे ये इसको हम बोलते हैं फ्रिंज। ये जो हमारे पास पैटर्न मिलता है, यहाँ जो ब्राइट डार्क की पट्टियां मिलती हैं, है ना, उनके लिए एक वर्ड यूज करते हैं हम फ्रिंज। तो हमें यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज ऐसे दिखाई देते हैं। मतलब यहाँ पर तुम्हें कुछ इस तरह का दिखाई देगा स्क्रीन के ऊपर कि यहाँ पर ब्राइट स्पॉट है, ठीक है, इसके यहाँ पे कुछ जाके ब्राइट स्पॉट है,
ऊपर जाके हम ब्राइट स्पॉट है, ये ऐसे ब्राइट स्पॉट, ब्राइट स्पॉट, ब्राइट स्पॉट। ठीक है, बीच में हमें क्या मिलेगा, बीच में मिलता है डार्क स्पॉट, इनके बीच में डार्क स्पॉट, ये डार्क स्पॉट, ये ऐसे डार्क स्पॉट। ठीक है, ये इस तरह से मिलते हैं। अब ये ब्राइट कब मिला, ब्राइट मिला था जब क्रेस्ट प्लस क्रेस्ट ऐड हुए थे तब ब्राइटनेस, या ट्रफ प्लस ट्रफ ऐड हुए थे तो भी ब्राइटनेस मिला था। लेकिन जो एक क्रेस्ट और एक ट्रफ अगर ये मिलते हैं तो हमें डार्कनेस मिलता है, जो कि ये, तो ये जो हमें पैटर्न मिलता है ना, ये पैटर्न जो मिला, इनको हम इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं फ्रिंज। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, इस तरह का एक पैटर्न यहाँ पर शो होता है। ओके, तो ये जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट करा था किसने, तो हाइजेंस के ही जो स्टूडेंट थे, है ना, उन्होंने ही करा था, यंग्स नाम था उनका। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटली जब ये परफॉर्म करा था तब बताया था कि हाँ, कि जो लाइट होती है उनका वेव नेचर होता है, और लाइट एक दूसरे को कैंसिल आउट भी करती हैं, जिसकी वजह से हमें डार्कनेस भी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये सबसे मतलब हमारे फिजिक्स में जो सबसे टॉप मोस्ट पर एक्सपेरिमेंट है, उन एक्सपेरिमेंट में से ये मतलब आता है ये एक्सपेरिमेंट, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था, जिसने यहाँ पे लाइट को देखने का नजरिया बता दिया था, बदल दिया था कि इसका वेव नेचर होता है। ठीक है, तो इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट का बहुत ही ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट प्लेस है उन एक्सपेरिमेंट्स के अंदर। ओके, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर हमें ये जो पैटर्न्स दिखाई देते हैं ड्यू टू दी इंटरफेरेंस ऑफ टू सोर्सेज ऑफ लाइट, ये हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, ये हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है। समझ रहे हो, ये जो हमारे पास ये गैप है, ये दोनों, इनको हम सोर्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये मेन सोर्स तो एस है, इससे जो लाइटें निकल रही है एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, तो यहाँ से जो लाइट आ रही है ना, इसीलिए हमने इस ओपनिंग के लिए क्या वर्ड यूज किया, S1, और इस ओपनिंग के लिए क्या यूज किया हमने, S2। ठीक है, तो दो सोर्स से जो लाइट निकल रही है ना, उनके पास क्या सेम फ्रीक्वेंसी है, सेम वेवलेंथ है, सेम फेज डिफरेंस है, और उस दौरान हमारे पास इनके बीच में जो इंटरफेरेंस हो, उससे एक जो पैटर्न मिला है ना, इस पैटर्न से जो हमें यहाँ पर क्या मिले हैं, फ्रिंजेस मिले हैं, है ना। तो ये जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, इसे हम बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इसको हम थ्योरेटिकली कैसे बताएंगे, तो यहाँ पर देख लो जरा, ये थ्योरी में हमें यही चीज लिखना है कि जो हमारे पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या होता है, एक मेन सोर्स होता है, जहाँ पे तुमने यहाँ पे देखा। ठीक है, और ये जो मेन सोर्स है, इस सोर्स के बाद हम क्या लगाते हैं, एक यहाँ पे लगाते हैं कोई कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड कह लो या ऑब्स्टेकल बोलो, और उसके अंदर हम एक बहुत ही स्मॉल सी ओपनिंग बनाते हैं। ये बहुत ही स्मॉल ओपनिंग होते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा लार्ज दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हम बहुत ही स्मॉल सी ओपनिंग बनाते हैं जिसके थ्रू ये लाइट पास होती है। अगर हम बहुत ही ज्यादा यहाँ पे इस गैप को बढ़ा देंगे तो हमें ये इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं दिखाई देते हैं। ओके, यहाँ पर बस एक सेकेंड रुकना ताकि मैं वो इमेज दिखा सकूं, आ क्यों नहीं रहा इसमें। बना तो है। नेट स्लो चल रहा है क्या इसमें। नेट स्लो चल रहा है लग रहा है इसमें। ये पैटर्न्स ऐसे दिख रहे हैं तुम्हें, हालांकि ये थोड़े वैसे दूसरा इमेज बना चाहिए। देख सकते हो यहाँ पे कुछ कुछ इस पैटर्न दिख रहा है, हालांकि ये वर्टिकल में ऐसे दिखाना चाहिए यहाँ पे, अगर मुझे इमेज ऐसे मिले।
तो दिखाता हूँ मैं। नेट भी स्लो चल रहा है इसमें। देखो जरा कुछ इस टाइप का है यहाँ पे हमारे पास। हालांकि वर्टिकल उसमें समझना जरा, ठीक है। तो ये तुम्हें दिख रहा होगा, जो हमें पैटर्न दिखाई देता है ना, ये बिल्कुल इस टाइप का दिखाएगा। बीच में जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ये वाले से क्या है, हमारा ब्राइट है, और साथ में यहाँ पे क्या है, ये डार्कनेस। डार्कनेस इस तरह का हमें पैटर्न दिखाई देता है। ओके। ये तुम्हें यहाँ पर वैसे दिख रहा होगा, एक्सपेरिमेंट वगैरह भी किया जा सकता है पेज की हेल्प से, वो वहाँ पे मैं दिखाता। ये समझ आ रहा है कुछ कुछ? दिख रहा है क्या? आइडिया ऐसा लग रहा है? ये देखो, ब्राइट, उसके बाद ये डार्क, ब्राइट। रियल में ये बनते हैं ऐसे। जब भी हम यहाँ क्या करते हैं, जो कोई सा भी बहुत ही स्मॉल होल, जैसे पेज ले सकते हो, है ना, पेज ले लो, या फिर जा करके ऐसा कर सकते हो कि जो दो ब्लेड्स है ना, उनको बहुत ही क्लोज पास रख दो, और वहां से ना लेजर लाइट या अपने ये फ्लैश वगैरह उस लाइट को डालोगे ना, तो तुम्हें ना ऐसे पैटर्न्स नजर आएंगे। कभी यहाँ पे घर पे करके देखना, यहाँ पे कि कोई सा भी जैसे जो बहुत ही शार्प एज वाले जो हमारे पास शीट कह लो, या फिर कह लो कि जो हमारे पास रेजर ब्लेड्स होते हैं, उनको पास रख लो, और लेजर लाइट अगर डालोगे या फ्लैश लाइट डालोगे, तो तुम्हें ना पैटर्न्स दिखाई देंगे। अगर तुम जैसे लेजर लाइट होते हैं सिंगल कलर की लाइट, जैसे ग्रीन कलर की लाइट हो गई या वैसे रेड कलर की लाइट हो गई, उसको अगर डालोगे तो तुम्हें ये पैटर्न्स दिखाई देंगे। व्हाइट लाइट की जगह तुम्हें वहां पर क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, जैसे रेड यूज करते हो रेड, और फिर डार्क दिखा देगा। इस तरह का ये पैटर्न दिखा देता है, ठीक है। तो ये ट्राई कर सकते हो घर पे। ओके। यहाँ पे नहीं तो एक छोटा सा वीडियो वगैरह होगा, तो उसको मैं उसे सेंड करूँ तो देख सकते हो, वरना ट्राई करना, क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाता है। ओके। तो ये चीज समझ आया थोड़ा बहुत जो मैंने बताया यहाँ पर? क्या आइडिया लगा कैसे बनाइए पैटर्न्स सभी को? प्रीति, मानसी, आर्यन, शिवानंद, आवाज आ रही है? यस सर। समझ आया फिर कैसे मैंने यहाँ पे बताया, एक्सप्लेन करा इसको? कोई डाउट तो नहीं? नहीं भैया। हाँ, तो देखो ध्यान से, इसमें हमारे पास क्वेश्चन आता है क्या। सबसे पहले जो हमारे पास ये जो सोर्सेज हैं, है ना, ये सोर्स होते हैं S1 और S2, इनके सेम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, सेम फेज डिफरेंस कैसे हमने बनाया? तो हमने दो अलग अलग सोर्स यूज करे ही नहीं, है ना। हमने क्या करा, इसका जो मेन सोर्स था वो हमने सिंगल यूज करा लाइट, है ना, सिंगल कलर की जो लाइट, यहाँ पे ध्यान रखना, सिंगल कलर की लाइट ही हम जनरली यूज करते हैं। सिंगल कलर की लाइट मतलब जैसे या तो हम ग्रीन लाइट यूज करें, येलो लाइट यूज करें, या कोई सी भी लाइट यूज करें, बट सिंगल कलर का है। तो सिंगल कलर की लाइट के लिए एक वर्ड यूज करा जाता है क्या, मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है, जो सिंगल कलर की लाइट होती है। तो ये हमारे पास जो सोर्स होता है, ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स होता है ना। और हमने सोर्स क्योंकि एक ही यूज किया है, तो डेफिनेटली इसका फेज डिफरेंस, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ सेम ही होगा। तो ये हमने पीछे चलाया, और उसके बाद हमने क्या करा, हमें इससे बनाने थे दो सोर्स, हम दो से अधिक भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम दो सोर्स की स्टडी कर रहे हैं, तो दो हमने यहाँ पे ओपनिंग्स बना ली। कैसे? तो जो हमारे पास मान लो एक छोटा सा कार्डबोर्ड, इसमें बहुत ही छोटा सा, जैसे पेन से ही होल करते हैं, दो बहुत ही क्लोज क्लोज होल करते हैं, बहुत ही क्लोज इसलिए करते हैं ताकि वो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई दे। अगर बहुत दूर कर दोगे तो तुम्हें इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं दिखाई देगा, या बहुत बड़ा होल अगर हम बना देते हैं तो उससे भी वो दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है कि जो हमारे पास ये सोर्सेज है ना, S1 और S2,
इनका गैप स्मॉल होना चाहिए और ये दोनों सोर्स काफी क्लोज होने चाहिए। ओके, जैसे अगर मान लो ये हमारे पास पेज है, ये पेज पे अगर हम मान लेते हैं ये हमने एक छोटा सा यहाँ पर होल बना दिया इस तरह से, मान लो पेन से ही हमने बनाया, तो इसके जस्ट पास में हम यहाँ पर दूसरा होल बना सकते हैं। इतना रहता है ये डिस्टेंस, लगभग बहुत ही स्मॉल रहता है, और यहाँ से लाइट को हम पास कर सकते हैं, तो उससे हमें ये पैटर्न्स दिखाई देते हैं। रियल में ये ऐसे पैटर्न्स हमें बनते हुए नजर आते हैं। ओके, अच्छा, अब उसके आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या हमने बताया कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देयर इज अ सोर्स एस व्हिच प्रोड्यूसेस स्फेरिकल वेवफ्रंट। देखो ध्यान से, ये जो मैंने यूज कर रखे हैं इसमें हमने स्फेरिकल वेवफ्रंट लिए हैं, यानी कोई भी पॉइंट सोर्स है और पॉइंट सोर्स कैसा वेवफ्रंट बनाता है, तो हमने पढ़ा था स्फेरिकल वेवफ्रंट बनाता है। ओके, अच्छा, उस सोर्स के बाद हमने क्या करा था, ये S1 S2 सोर्स ये हमने कहाँ पे ऑब्टेन करा था, जो हमारे पास कार्डबोर्ड है उसके ऊपर हमने ये बनाया था। ठीक है, दो ओपनिंग्स बना करके, जो दो ओपनिंग्स हैं उसी को हमने S1 S2 नाम दिया। ठीक है, और हमें उससे क्या मिल रहा था, हमें उससे यहाँ पे ब्राइट डार्क इसका पैटर्न मिल रहा था। तो इसके यहाँ से इंटरेक्शन से हमें अल्टरनेटिव ब्राइट एंड डार्क स्पॉट्स दिखाई देते हैं, है ना, स्क्रीन के ऊपर, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं फ्रिंजेस। तो कई बार क्या होता है, तुम्हें ना इंटरफेरेंस के ऊपर या यंग्स डबल स्लिट के ऊपर नोट बनाने को आ सकता है, तो ये तुम यहाँ पे ये डायग्राम बनाओगे। ठीक है, डायग्राम बनाने के बाद ये थोड़ा बहुत थ्योरी में तुम्हें यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा। ओके, सो ये हमारे पास था, वी ऑलवेज गेट अ सेंट्रल स्पॉट ऑफ ब्राइट स्पॉट। ये क्या कह रहा है कि सब, ये हमेशा होगा, ये सेंटर वाला जो स्पॉट होगा ना हमारे पास, तो वो हमेशा क्या रहता है, ब्राइट ही बनता है। ठीक है, अब ब्राइट क्यों बनता है, ये भी क्वेश्चन है, क्योंकि हमेशा सेंटर वाला जो रहेगा उसमें हमेशा क्रेस्ट या ट्रफ जो है वो क्रॉस करते हैं, और उससे हमें क्या मिलता है, हमेशा हमें ब्राइट स्पॉट ही मिलेगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि सेंटर में क्या मिलेगा हमें, ब्राइट स्पॉट, उसके फिर ऊपर नीचे अगर जाओगे तो हमें अल्टरनेटिव वे में ब्राइट डार्क मिलते हुए जाते हैं। ओके, तो बस यही हमें थोड़ा सा थ्योरी में लिखना होता है अगर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर वो आता है लिखने को तो। ओके, अब उसके बाद जो आते हैं हम, वो थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाला है। ठीक है, कि यहाँ पर जो हमारे पास ब्राइट स्पॉट बन रहा था उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, और जो हमारे पास डार्क मिला था उसके लिए क्या फिर यूज करेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, क्या कंस्ट्रक्टिव क्यों, क्योंकि क्रेस्ट या ट्रफ मिले तो वो ऐड होकर के हायर एम्पलीट्यूड वाला बना देंगे रिजल्टेंट, समझ रहे हो। यानी यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि अगर ये एक वेव का क्रेस्ट है, दूसरे वेव का भी क्रेस्ट है, ये अगर एड अप हो गए तो रिजल्टेंट वाले के तो इन दोनों को ऐड करके ही मिलेगा, है ना। तो इसीलिए इसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम कंस्ट्रक्टेड। या ये ट्रफ की बात कर लो, ये ट्रफ है हमारे पास और एक और वेव का ट्रफ है, तो ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, इससे हमें एक लार्ज वेव का ट्रफ मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर इन दोनों केस में हमें क्या मिलता है, जो इंटरफेरेंस मिलता है उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव कब यूज करेंगे, तो जब एक का यहाँ पे मान लो ये क्रेस्ट है और दूसरे का क्या हो जाएगा यहाँ पे ट्रफ, तो मान लो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्लस में 10 है, ये -10 है, तो ये कहीं ना कहीं इंटरेक्ट अगर करेंगे तो ये क्या कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसके लिए वर्ड यूज करेंगे डिस्ट्रक्टिव। तो कौन कौन सी कंडीशंस हैं, है ना, जहां पर हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलते हैं, तो वो चीज हम यहाँ पर समझते हैं। तो देखो ध्यान से, हमने पिछली क्लास में जब ये क्या कहते हैं पढ़ा था फाई के लिए, याद होगा, इंटेंसिटी के लिए हमने बात करी थी ना, तो उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास ये जैसे 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई है ना, तो उस पे क्या मिल रहा था हमें, मैक्सिमम या मिनिमम मिल रहा था, उसके लिए हमने एक एंगल का यूज करके बताया था। अब यहाँ पर वेव के टर्म में जरा समझने की कोशिश करना कि कैसे हमें कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव मिलता है जब दो वेव आपस में इंटरेक्ट करती हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर एक ये वेव बना लेते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट वेव, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट वेव है। अब यहाँ पर जो दूसरी वाली वेव है ना, जो दूसरी वेव है उसको देखते हैं। देखो,
दूसरी जो वेव है मान लेते हैं यहीं से स्टार्ट हो रही है ना, इस तरह से। ये हमारा दूसरा जो वेव है। ओके, अच्छा अब यहाँ पे समझना इस चीज को कि हमने बोला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब मिलेगा, जब हमारे पास एक का क्रस्ट और दूसरे क्रस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर ये दोनों दोनों वेव कहाँ से स्टार्ट हो रही है, किस एंगल से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पर एंगल हम लेते जो हम लेते हैं एंगल या फेज डिफरेंस कह लो, वो 0 डिग्री का होता है। ठीक है, अब यहाँ पर 0 डिग्री से अगर स्टार्ट होगा दोनों के दोनों वेव एक साथ, तो दोनों क्या रहेंगे यहाँ पर, दोनों यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव ये इंटरफेरेंस बनाएंगे। क्यों, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड ऐड होकर के रिजल्टेंट क्या मिलेगा, बढ़ करके ही मिलेगा हमें। ठीक है, अच्छा अगर ये वाला जो हमारे पास है ये ऑरेंज वाला है, इसको यहाँ से स्टार्ट ना करके मैं यहाँ से स्टार्ट करता तो क्या होता। तो इस चीज को जरा ध्यान से समझो कि ये वाला केस है एक, और दूसरा केस में यहाँ पर मैं ऑरेंज वाले को यहाँ से नहीं बना रहा। ठीक है, मैं ऑरेंज वाले को कहाँ से बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा यहाँ से। पहले हमने यहाँ से बनाया था, ये कितना एंगल होता है 0 डिग्री का, ये कितना होता है हमारे पास 90 डिग्री का। क्या बोलते हैं यहाँ पे हम, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये कितना होता है यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पर ये 90 का होता है, 0 डिग्री 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये वाला हमारा कितना होगा 270, और ये वाला होता है हमारे पास 360। ऐसे करके हम आगे बढ़ा सकते हैं, फिलहाल यहीं पे फोकस करते हैं। तो देखो अभी हमने जब 0 से स्टार्ट करा था ऑरेंज वाले को, तो ये सेम फेस में थे है ना, और दोनों का एम्पलीट्यूड ऐड होकर के क्या था ब्राइट। लेकिन अगर मान लो 90 से स्टार्ट करता तो कैसे जाता है, तो 90 से अगर ये जाता तो ये कुछ ऐसा जाता हमारे पास। तो मुझे बताओ इसमें हमें ब्राइट स्पॉट मिलता है या डार्क मिलता है, अगर ये ऐसे जाता तो क्या इसमें क्रेस्ट क्रेस्ट और ट्रफ ट्रफ मिल रहे हैं, इसमें कंस्ट्रक्टिव बनेगा कि डिस्ट्रक्टिव बनेगा, बताओ कैसे बनेगा। डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो इस वाले केस में ये हो गया क्रेस्ट, ये वाला ट्रफ, तो ये कहीं ना कहीं माइनस करेंगे, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव। तो ये इस चीज को जरा ध्यान रखना, 0 पे क्या बना था कंस्ट्रक्टिव, 90 पे क्या बन गया डिस्ट्रक्टिव। तो इसको मैं साथ साथ में लिखते जाता हूँ, 0 पे बना था कंस्ट्रक्टिव, ओके, और 90 पे क्या बना अभी हमारे पास डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव मतलब उसमें कहीं ना कहीं कैंसिल आउट करा। अब आगे बढ़ाते हैं, इसी ऑरेंज वाले वेव को यहाँ से स्टार्ट ना करके मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, तो इस चीज को जरा ध्यान से देखो, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से अगर स्टार्ट करा है तो अब फेज डिफरेंस कितने का है, तो यहाँ पर समझो इस चीज को, फेज डिफरेंस कितने का है यहाँ देखते हैं। पहली वाली वेव तो 0 से ही स्टार्ट हो रही है, लेकिन दूसरी वाली वेव यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये हो रही है यहाँ पे 360 से। देखो अभी जो मैंने बनाया था डायग्राम जिसमें डिस्ट्रक्टिव बना था वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, तो पहले वाले वेव में और दूसरे वाले वेव में उस टाइम पर कितना फेज डिफरेंस था, तो हम बोलेंगे यहाँ पर 180 डिग्री का, क्योंकि ये वाला एंगल देखो पहला वाले वेव तो 0 से स्टार्ट हो रहा था ना, लेकिन ऑरेंज वाला उस टाइम पे किससे स्टार्ट हो रहा है 180 से, तो यहाँ पे इतने एंगल का डिफरेंस आ गया। तो क्या बोलते हैं कि दोनों वेव में फेज डिफरेंस कितने का है, तो 180 का है। अब ये वाला जो केस है इसको इसमें मैंने यहाँ से बनाया है, यहाँ पे फेज डिफरेंस कितने का आ गया, यहाँ पे फेज डिफरेंस आ गया हमारे पास 360 का। तो फेज डिफरेंस अगर 360 का है तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि इस केस में हमारे पास ये क्या वैल्यू बन रही है, कंस्ट्रक्टिव बन रहा है कि डिस्ट्रक्टिव बन रहा है, कैसा इंटरफेरेंस है ये बताओ, कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है, दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला तो कंस्ट्रक्टिव है। कंस्ट्रक्टिव है। तो इन चीज को जरा ध्यान रखना, 0 पे बनाया था उसने कंस्ट्रक्टिव, अब कंस्ट्रक्टिव बनाने के लिए इसके पास एक ही ऑप्शन है कि इसको यहाँ से स्टार्ट होना पड़ेगा, तभी तो इन दोनों के क्रस्ट क्रस्ट ट्रफ ट्रफ मिल सकते हैं।
तो 0 के बाद अगला जो हमारा कंस्ट्रक्टिव बनेगा वो बनेगा 360 पर ही। तो इसका मतलब 0 के बाद हमारा दूसरा एंगल कौन सा है? 360। 360 को मैं सीधे 2 पाई लिख देता हूँ। 90 के लिए क्या यूज करते हैं हम यहाँ पर? 90 के लिए π/2, हम इसमें रेडियन में लिख रहे हैं इस वजह से ऐसे। अच्छा, अब मुझे बता सकते हो क्या अगला कौन सा एंगल होगा जिसपे कंस्ट्रक्टिव मिल सकता है? यहाँ पर अगला एंगल कहाँ पे होगा? यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो आंसर है यहाँ से स्टार्ट करोगे तो ये फिर से क्या बनाएगा? डिस्ट्रक्टिव बनाएगा। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये क्या बनाएगा? कंस्ट्रक्टिव। तो ये ना पैटर्न ऐसे दिखेगा तुम्हें कि पहला कंस्ट्रक्टिव बनाने के लिए 0 चाहिए, दूसरा बनाने के लिए 2 पाई, 2 पाई मतलब 360, अगला के लिए क्या चाहिए? 4 पाई चाहिए, उसके अगले के लिए क्या चाहिए? 6 पाई चाहिए। तो हमें कंस्ट्रक्टिव के लिए ना ये पैटर्न्स दिखाई देते हैं कि एंगल्स के ये होने चाहिए। डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा? अगर डिस्ट्रक्टिव बनाना है तो यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से ऐसे बनाएगा डिस्ट्रक्टिव, अगला डिस्ट्रक्टिव कहाँ से बनाएगा? यहाँ से बनाएगा फिर से, ठीक है। तो यहाँ पे 90 का आया, 90 के बाद फिर जाकर हमारे पास अगला क्या आ जाएगा? फिर इसमें वहाँ पे वो ऐड कर देंगे, मतलब सीधे इसमें 360 ऐड करते चले जाओ। तो यहाँ पे 90 के बाद जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला 0 और ये हमारे पास था 360, फिर हमारे पास क्या गया? जैसे 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई ऐसे आया। तो यहाँ पर हमें पैटर्न्स दिखाई देंगे कुछ इस तरह के कि हमारे पास 90 के बाद हम ऐड कर लेंगे इसमें 360 को हम क्या बोलते हैं? 2 पाई। तो 2 दूनी 4, 4 और 1 5, तो 5 पाई/2। फिर जो 5 पाई/2 फिर इसमें 2 पाई ऐड कर दो। तो ऐसे करके हम यहाँ पर दूसरे वाले एंगल्स निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे फिलहाल मैं इस पे फोकस करता हूँ, ये वाला जो टर्म है, फिर हम बाद में इस पे आते हैं। तो वेव को देख करके हमने क्या देखा कि अगर दो कोई वेव है आपस में इंटरेक्ट कर रही है और उनको अगर बनाना है यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव, तो एंगल्स होने चाहिए 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई। अब ये वाला पैटर्न ना हमने पहले ही देखा हुआ है, पहले हमने कल पढ़ा था। कौन सा? कि इसके लिए तो मैं जनरल फॉर्म लिख सकता हूँ। क्या लिख सकते हैं हम? तो इवन के लिए जनरल फॉर्म क्या था? इवन के लिए जनरल फॉर्म था 2n पाई। याद है कल हमने पढ़ा था कि इवन के लिए क्या होता है? 2n पाई। ऑड के लिए क्या था? 2n माइनस का 1 इंटू में π/2, ठीक है, ऐसा था। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इवन के लिए हम 2n यूज करते हैं ना, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है? 2n। और पाई क्यों लगा? क्योंकि सब में देखो पाई पाई के टर्म में आ रहा है। अगर एंगल 0 है तो यहाँ पे n की वैल्यू 0, तो 0 पाई यानी कि 0 ही बोल सकते हैं हम। अगला क्या है? यहाँ पे n की जगह 1 डाल दो तो 2 पाई आ जाएगा, n की जगह 2 डाल दो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिला कि हम यहाँ पर फेस डिफरेंस का ना जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं। और वो फॉर्मूला है क्या? वो फॉर्मूला है हमारे पास फाई इज इक्वल टू 2n पाई। तो फेस यहाँ पर हमने वेव को देख करके उनके फेस डिफरेंस का पता लगा लिया कि अगर हमें कभी भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए तो फेस डिफरेंस हमेशा 2n के मल्टीपल में होना चाहिए, यानी 2n पाई होना चाहिए। तो 2n पाई कभी भी अगर हमें दिखेगा फेस डिफरेंस, तो हम उसे क्या पता लगा सकते हैं कि कैसा यहाँ पे पैटर्न बना होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना होगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पर हमें ये फाई क्या बताता है? फाई बताता है फेस डिफरेंस को, यानी किसी भी दो वेव के बीच में फेस डिफरेंस अगर हमारे पास फाई इज इक्वल टू 2n पाई आता है तो वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। ओके, अब ये तो मैंने फाई यानी फेस डिफरेंस एंगल के टर्म में बताया है। अब एंगल के टर्म में ना बता करके क्या हम इसको जो हमारे पास पाथ डिफरेंस होता है उसके टर्म में बता सकते हैं? अब ये पाथ डिफरेंस क्या होता है ये समझा? एंगल क्या मतलब? फेस डिफरेंस हम बोल रहे हैं। फाई के लिए क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? फेस डिफरेंस। अब हम इसे पाथ डिफरेंस के टर्म में भी बताना चाहते हैं। अब पाथ डिफरेंस की जरूरत क्यों पड़ गई हमें? है ना, एंगल्स में तो चल रहा था काम, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें इंटरफेरेंस को समझने के लिए पाथ डिफरेंस लेना पड़ता है, क्योंकि वो ज्यादा सिंपलर होते हैं। एंगल से एंगल की जगह पाथ डिफरेंस ज्यादा ईजियर होता है। वो कैसे? तो जरा ध्यान देना, अगर हमारे पास यहाँ पर पहली वाली वेव भी 0 से स्टार्ट हो रही है, दूसरी वाली वेव भी 0 से स्टार्ट हो रही है, तो दोनों सेम जगह से स्टार्ट हो रहे हैं। यानी इसको ऐसे समझो कि मैं यहीं पर इसको भी यहीं से स्टार्ट करता हूँ और ये ब्लैक वाले को, दोनों को एक जगह से स्टार्ट किया और दोनों ने यहाँ पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, यानी लेंथ के टर्म में बात करेंगे तो ये एक पूरा साइकिल जो कवर करता है ना, उसमें जो यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो जो लेंथ ट्रेवल करेगा उसको हम दिखा रहे हैं लैम्डा से, जिसके लिए वर्ड यूज करें वेव लेंथ। ठीक है, एक साइकिल में जिसने कवर करा है लेंथ, उसके हम उसके लिए क्या यूज करें? वेव लेंथ। तो ये एक लैम्डा हुआ, यहाँ से यहाँ पे आएंगे तो क्या हो जाएगा? दूसरा लैम्डा हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक आएंगे तो तीसरा लैम्डा हुआ। तो जो ये ब्लैक कलर की वेव है, इसने टोटल यहाँ से यहाँ तक जाने में कितनी लेंथ ट्रेवल करी है? तो हम बोलेंगे 3 लैम्डा। देख सकते हो यहाँ पे लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा, तो ये क्या हो गया हमारे पास?
3 लैम्डा। अब उसी तरह से मैं तुमसे पूछूंगा कि ये जो हमारे पास ऑरेंज कलर का यहाँ पे वेव है, इसने कितने वेवलेंथ ट्रेवल करी है, तो इसके लिए भी सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों सेम पॉइंट स्टार्ट हो रहे हैं और एंड भी उसी पॉइंट पे हो रहे हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा। तो पहले जो हमारे पास वेव है उसने कितनी लेंथ ट्रेवल करी है, 3 लैम्डा। दूसरे वाले ने कितनी ट्रेवल करी है, वो भी 3 लैम्डा ट्रेवल करी है। तो दोनों का डिफरेंस बता सकते हो कितना आएगा हमारे पास? तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो हमारा आएगा 0। क्यों? 3 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा क्या देगा? 0। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि पाथ डिफरेंस क्या होगा, दोनों का 0 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का सेम स्टार्टिंग पॉइंट था, देख सकते हो यहाँ पर, और सेम ही आगे भी यहाँ पे सेम पॉइंट पे ही मिलेंगे। तो पाथ डिफरेंस यहाँ पे क्या हो? 0। अब यहाँ पर अगर मान लो यहाँ से ये ऑरेंज वाला स्टार्ट ना होकर के यहाँ से अगर स्टार्ट हो रहा है तो पाथ डिफरेंस कितने का होगा? तो इसके लिए मैं इसको हटाता हूँ, पहले ये वाला हट गया। अब मुझे बताओ कितने का पाथ डिफरेंस होगा? तो पहली वाली वेव तो 0 से ही स्टार्ट हो रही है, इसके लिए लेंथ कितनी है? इसके लिए जो लेंथ है वो अभी भी 3 लैम्डा ही है। ओके, लेकिन दूसरी जो ब्लैक जो ऑरेंज कलर की है उसने कितनी लेंथ ट्रेवल करी है, बता सकते हो क्या? तो वो यहाँ से यहाँ तक गया तो 1 लैम्डा, यहाँ से यहाँ गया तो 2 लैम्डा, तो इसने तो 2 लैम्डा ही ट्रेवल करा है। तो ऑरेंज वाले के लिए 2 लैम्डा। भैया हाँ पेन बोलो। का कलर चेंज कर दीजिए, बहुत ज्यादा लाइट दिख रहा है। अच्छा, लाइट दिख रहा है, ओके। हाँ ये ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ, तो अब देखो पहले वाले जो वेव ने, ब्लैक कलर के वेव ने जो लेंथ ट्रेवल करी वो तो 3 लैम्डा अभी भी है, यहाँ पे नीचे ये हमारा क्या है, 3 लैम्डा अभी भी है। लेकिन जो ये ऑरेंज वाला है, ये ऑरेंज वाले का वेवलेंथ कितना हुआ? तो ये एक साइकिल कंप्लीट करा तो ये लैम्डा हो गया, ये दूसरा साइकिल यहाँ पे क्या हो गया, तो लैम्डा। तो लैम्डा प्लस लैम्डा कितना आएगा? 2 लैम्डा, ये आ जाएगा। अब 3 लैम्डा माइनस में 2 लैम्डा, ये कितना देगा? तो ये देगा डिफरेंस लैम्डा का, समझ रहे हो? तो 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा कितना आ गया? लैम्डा आ गया। अब अगर मान लो ये यहां से स्टार्ट ना होकर के यहां से स्टार्ट हुआ होता तो कितने का होता? ठीक है, तो इसको जरा यहाँ से ऑब्जर्व करो। अच्छा एक चीज और, तुम यहाँ लेंथ को पूरा भी देख सकते हो या डायरेक्ट वैसे भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि पहली वाली वेव यहाँ से स्टार्ट हुई, दूसरी यहाँ से स्टार्ट हुई, तो गैप कितने का आ रहा है? 1 लैम्डा का आ रहा है ना। तो सीधे ये भी लिख सकते थे कि 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा, ये सीधे डिफरेंस कितने का है? 1 लैम्डा का आ गया, है ना। अगर मान लो ये ऑरेंज वाली यहाँ से ना स्टार्ट होकर यहाँ से होती तो क्या होता? तो उस केस में हमें यहाँ पर कैसा दिखाई देता है ये, इसको हम ऑरेंज वाले को यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसे। अब बताओ जरा कितने का डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस कितने का आया? तो पहले वाले का तो ये हमारे पास 3 लैम्डा ही है, और दूसरे ऑरेंज वाले का कितना? 1 ही लैम्डा। तो 3 लैम्डा में से 1 लैम्डा गया तो 2 लैम्डा, या वैसे ही ऑब्जर्व कर लो, ये 1 लैम्डा और 2 लैम्डा, तो 2 लैम्डा का डिफरेंस आया ना। तो यहाँ पर मैं सीधे ऐसे लिख दूं 3 लैम्डा माइनस में यहाँ पर लैम्डा, कितना आ गया हमारे पास? 2 लैम्डा। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ यहाँ पे, तो जरा ध्यान देना, जो पाथ डिफरेंस है ना, पाथ डिफरेंस का पैटर्न तुम्हें यहाँ पे दिखने लग गया होगा कि ये किस तरह का पैटर्न बना है। पहले 0, फिर 1 लैम्डा, फिर 2 लैम्डा, आगे क्या आएगा? 3 लैम्डा, 4 लैम्डा। तो यहाँ पर हमने एक चीज ऑब्जर्व क्या करी, हमने एक चीज ऑब्जर्व करी है कि जब फेस डिफरेंस, देखो फेस डिफरेंस हम एंगल के टर्म में बताते हैं, पाथ डिफरेंस हम लैम्डा के टर्म में बताते हैं। ठीक है, हमें कई बार एंगल के टर्म में बताना होता है, एक्सप्लेन करना होता है, कई बार हमें पाथ के टर्म में बताना होता है। इसीलिए हमें दोनों चीजों के बारे में पता रहना चाहिए कि अगर फेस से पूछता है तो फेस से हम कभी पाथ में भी जा सकते हैं, पाथ से हम फेस में भी जा सकते हैं। ओके, तो इसीलिए हमें दोनों टर्म में पता रहना चाहिए कि कब ये कंस्ट्रक्टिव बनाते हैं, है ना। अगर उसने कह दिया कि मान लो पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो वो कंस्ट्रक्टिव बनाएगा कि डिस्ट्रक्टिव बनाएगा, ठीक है। या फेस डिफरेंस मान लो 2 पाई का है तो कंस्ट्रक्टिव बनाएगा कि डिस्ट्रक्टिव, तो हमें दोनों के टर्म में पता रहना चाहिए। तो अब तुम्हें यहाँ पे पाथ डिफरेंस के टर्म में एक पैटर्न दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि 0, फिर 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, ये ऐसे बनाते हैं। ये है क्या? 1 2 3 4, ये तो नेचुरल नंबर के टर्म में आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, लास्ट में जनरल फॉर्मूला n लैम्डा, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? n लैम्डा। तो देखो ध्यान से, पाथ डिफरेंस के लिए हम x यूज कर रहे हैं, x किसको डिनोट कर रहा है? पाथ डिफरेंस को। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? n लैम्डा, ठीक है। तो अगर पाथ डिफरेंस के टर्म में हम पूछते हैं कि जनरल फॉर्मूला क्या है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो वो होगा x इक्वल टू n लैम्डा।
और वही अगर मैं पूछूंगा कि फेस डिफरेंस के टर्म में बताओ, तो फेस डिफरेंस यानी एंगल के टर्म में वो क्या हो जाए, फाई इज इक्वल टू 2n पाई। तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमें यहाँ पर मिलते हैं। क्या फेस डिफरेंस कितने का हुआ, 2n पाई का हुआ, किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव के लिए। और जो हमारा पाथ डिफरेंस है वो कितने का हुआ कंस्ट्रक्टिव के लिए, n लैम्डा। तो ये दो इंपॉर्टेंट हमारे पास फॉर्मूला आते हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर उसने हमें n की वैल्यू दे रखी है तो उससे हम आसानी से बता सकते हैं कि वो किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव के लिए कि डिस्ट्रक्टिव के लिए है। ठीक है, ये समझ आया, यहाँ पे थोड़ा बहुत आइडिया लगा यहाँ पे क्या चीज बोला मैंने। ये देखो ये चीज, ये दो जनरल फॉर्म में दो हमारे पास फॉर्म आ गए, फेस डिफरेंस के टर्म में और एक आया पाथ डिफरेंस के टर्म में। ओके, कोई डाउट तो नहीं इसमें। इसमें किसी को डाउट तो नहीं किसी यहाँ पे। और ये दो फॉर्मूले ध्यान में रखना, कौन सा था, फाइव, जो फेस डिफरेंस है फाइव इज इक्वल टू क्या होता है 2n पाई, और पाथ डिफरेंस x इज इक्वल टू क्या होता है n लैम्डा। ओके, अब यही चीज हम डिस्ट्रक्टिव की बात करते हैं, है ना। तो अगर तुम्हें कंस्ट्रक्टिव यहाँ पे समझ आ गया तो डिस्ट्रक्टिव का भी बड़ी आसानी से बना सकते हो। कैसे बनाएंगे हम यहाँ पे, तो देखो यही पैटर्न हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। जैसे इसमें अगर ये इवन इवन में लिया जा रहा है तो उसमें फेस डिफरेंस कैसे लेंगे, ऑड में लेंगे, क्योंकि अभी हमने देखा था ना कि अगर हमें डिस्ट्रक्टिव बनाना है तो 0 से फिर 90 से फिर यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, ऐसे लेके जाना पड़ेगा। तो ये हमें पैटर्न दिखता है कुछ इस तरह का कि अगर हम कंडीशन बताएंगे डिस्ट्रक्टिव के लिए तो फेस डिफरेंस और पाथ डिफरेंस दोनों के टर्म में बताओ तो क्या क्या होगा यहाँ पे हमारे पास। तो यहाँ पर ये हमारा अच्छा नहीं, ये 180 का था ना, 90 का नहीं, ये 180 का था यहाँ पे। ये मैंने यहाँ पे गलती से 90 लिख दिया, कहाँ गया। हाँ, ये 90 नहीं 180 का, हाँ देखो जरा ये वाला एंगल ये 90 का है, ये वाला 180 का है, ठीक है। तो ये 180 का है तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, एंगल 180 का। ये देख सकते हो यहाँ पे जो हमारे पास वेव है, यहाँ पर अगर डिस्ट्रक्टिव बनाना है तो यहाँ से स्टार्ट हो, और ये वाला कितना था हमारे पास 180 का, ठीक है, ये 90 का बीच में है, ये 180 का, फिर ये 270 का, ये 360 का। तो डिस्ट्रक्टिव के लिए यहाँ से जाएगा ये, तो ये 180 होगा, ठीक है। फिर अगला डिस्ट्रक्टिव के लिए कहाँ बनाएगा, तो यहाँ के बाद जस्ट यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो डिस्ट्रक्टिव में हमें एंगल्स ये मिलते हैं 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, ये ऑड के टर्म में दिखना स्टार्ट हो गया होगा तुम्हें, है ना। तो 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, अब ये 1 3 5 7 ये तो ऑड है, और ऑड के लिए हमने कल पढ़ा था कि कैसे हम लिखते हैं फेस डिफरेंस को, 2n माइनस का 1 इंटू में पाई। तो यहाँ पर ये हमारे पास डिस्ट्रक्टिव के लिए जनरल फॉर्मूला मिल जाता है। क्या, फेस डिफरेंस कितना होना चाहिए डिस्ट्रक्टिव के लिए, तो फाई इज इक्वल टू 2n माइनस का 1। ओके, अब यही हम अगर बात करें पाथ डिफरेंस के टर्म में कैसे बताएंगे, तो पाथ डिफरेंस के टर्म में देखो ये बड़ा इजी है, आसान है, इसको भी देखना डायग्राम से। कहाँ गया वो डायग्राम, गायब हो गया। हम्म, हाँ तो ये देखो ध्यान से, अगर हमें बनाना है ये डिस्ट्रक्टिव तो इसको मैं यहाँ पर ऐसे स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टिव के लिए देख सकते हो पूरे एक साइकिल में जो होता है वो तो हमारे पास क्या था, लैम्डा था। तो ये आधा हाफ क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा लैम्डा बाई 2। तो यहाँ पर पार्ट डिफरेंस कितने का आएगा, लैम्डा बाई 2। दूसरा डिस्ट्रक्टिव कहाँ से बनाएगा, यहाँ से बनाएगा, इस पॉइंट से। पहला डिस्ट्रक्टिव यहाँ से बनाया था, अगर दूसरा यहाँ से बनाएगा तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा, डिफरेंस देखो जरा इतने का आएगा। अब यहाँ पे समझना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो हमारे पास क्या है, एक लैम्डा है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, लैम्डा बाई 2 है। तो लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस 1 यानी 3 लैम्डा बाय 2, ठीक है। तो देखो ये पैटर्न हमें दिखता है पाथ डिफरेंस में कि x इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, पहला जो दिखा हमें यहाँ पर। दूसरा क्या होगा, अगला 3 लैम्डा बाई 2, अगला 5 लैम्डा बाई 2,
तो ये फिर से वही ऑड नंबर का यहाँ पे आ रहा है 1 3 5 और साथ में क्या आ रहा है लैम्डा बाई 2। तो ऑड नंबर के लिए क्या लिखता हूँ 2n माइनस का 1 इंटू में लैम्डा बाई 2। तो देखो ध्यान से हमें एट दी एंड ये चार जो फॉर्मूले हमारे पास आए हैं ये ध्यान में रखना है। क्या क्या कि सबसे पहले कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या था 2n पाई, फेज डिफरेंस कितना आया था 2n पाई। डिस्ट्रक्टिव केस में क्या आता है फेज डिफरेंस 2n माइनस का 1 इंटू में पाई। ठीक है, अच्छा यही अब पाथ डिफरेंस के टर्म में क्या था, पाथ डिफरेंस के टर्म में जो हमने निकाला था पहला कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या आया था n लैम्डा, इसमें क्या आता है 2n माइनस का 1 लैम्डा बाई 2। तो ये 2n माइनस का 1 लैम्डा बाई 2। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूले आए हैं ये हमारे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के फॉर्मूले हैं। ठीक है, कि फेज डिफरेंस ये है या पार्ट डिफरेंस ये है तो कंस्ट्रक्टिव बन रहा है या डिस्ट्रक्टिव बन रहा है। तो ये हमारे जनरल फॉर्म आ गए। ठीक है, समझ आया, कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर, यहाँ पे डाउट तो नहीं किसी को, आर्यन शिवानंद मानसी प्रीति नहीं भैया। आ गया समझ, देखो यस सर। ठीक है। तुम्हारे इस चैप्टर से डेरिवेशन तो नहीं आ रहे उनके, क्या कहते हैं डेरिवेशन डिलीट कर दिए हैं फ्रिंज वाले, तो वो डेरिवेशन तो नहीं कर रहे, लेकिन उसके ऊपर बेस्ड हमारे पास न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसके लिए हमें फॉर्मूला पता रहना चाहिए, तो वो फॉर्मूला यहाँ पर मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, और उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल आएंगे। डेरिवेशन डिलीट कर दिया उन्होंने फ्रिंज विड्थ वाला। कहाँ गया इसमें, देखो जो अभी हमने पढ़ा था कि हमारे पास कोई से दो सोर्स हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये सोर्स S1 है, यहाँ पे सोर्स S2 है ना, और मेन सोर्स होगा कोई जिसको हमने यहाँ शो नहीं करा, उससे जो जो भी लाइट आई है वहां पर इन दोनों सोर्स से लाइट का इंटरफेरेंस हुआ है, जिसकी वजह से स्क्रीन पर हमें इस तरह के स्पॉट दिखाई दे रहे हैं। सबसे सेंटर में क्या दिख रहा है हमें, हमें दिख रहा है ब्राइट स्पॉट। अगला यहाँ पे क्या दिख रहा है डार्क स्पॉट, इसके कंसेक्टिव में फिर से डार्क स्पॉट। अगला फिर क्या हो जाएगा ब्राइट फिर डार्क, यहाँ पे डार्क के बाद क्या आएगा ब्राइट और डार्क, ये इस पैटर्न में आते हैं। अब यहाँ पर एक चीज तो हमें मालूम है कि सबसे सेंटर वाला जो रहेगा है ना वो कैसा रहेगा, सबसे सेंटर वाला होता है ब्राइट। ठीक है, अब सेंटर वाला अगर ब्राइट है तो उसके रेफरेंस में हम अगर कहते हैं कि मुझे बताओ कि दूसरा ब्राइट कितने पोजीशन पर है ना, या तीसरा ब्राइट कितने पर है, चौथा ब्राइट कितने पर है, तो वो चीज हम निकाल सकते हैं। यानी पोजीशन ऑफ nth ब्राइट स्पॉट, जैसे ही देख सकते हो ये जो गैप है ना खाली वाला ये ब्राइट स्पॉट के लिए, ये ब्राइट स्पॉट ये ब्राइट स्पॉट, इसके बाद फिर ब्राइट स्पॉट फिर डार्क आया फिर ब्राइट फिर डार्क, ऐसा हुआ। तो सेंटर वाले लाइन से अगर मैं कहूँगा कि जो हमारे पास ये फर्स्ट जो ब्राइट है सेकंड जो ब्राइट है वो कहाँ पर आएगा, उसकी पोजीशन क्या है, तो उसके लिए ना हमारे पास फॉर्मूला है डायरेक्ट जिसको यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। हालांकि इसकी डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन डिलीट कर दिया गया, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो इसीलिए हमें बस डायरेक्ट फॉर्मूला पता रहना चाहिए और कैसे अप्लाई करना है और इसके टर्म्स क्या है वो मैं समझा देता हूँ ताकि तुम इसे न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करोगे। ओके, तो यहाँ पर पोजीशन ऑफ nth ब्राइट स्पॉट होता है क्या हमारे पास, तो पोजीशन ऑफ nth ब्राइट स्पॉट होता है हमारे पास एक्स एन इज इक्वल टू एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। अब ये एन लैम्डा कैपिटल डी स्मॉल डी है क्या, तो थोड़ा सा इनको समझो डिटेल में यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, सबसे पहले हम nth जो ब्राइट स्पॉट है, nth ब्राइट स्पॉट मतलब पहला ब्राइट स्पॉट दूसरा ब्राइट स्पॉट तीसरा ब्राइट स्पॉट, किसी भी ब्राइट स्पॉट की हम बात कर सकते हैं। तो n हमारा यहाँ पे कोई इंटीजर है। ठीक है, तो n यहाँ पे क्या है नंबर कोई 1 2 3 4, लैम्डा क्या है इसमें,
लैम्डा है वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ क्या, वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो लाइट हमने यहाँ पर सोर्स में लगाया है उस लाइट की वेवलेंथ है लैम्डा। ओके, ये कैपिटल डी क्या होता है, कैपिटल डी होता है सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस। सोर्स कौन सा, तो ये जो हमारे S1 S2 है ना, जिसको हमने स्लिट्स बोला था, ये हमारे लिए सोर्स है, ठीक है, वो मेन सोर्स नहीं, हम इसकी बात करते हैं S1 और S2। तो जो ये स्लिट से लेकर के स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये हमारा होता है कैपिटल डी। अब ध्यान से समझो कि अगर हम यहाँ पर इस डिस्टेंस डी को बढ़ाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, अगर इस डिस्टेंस डी को हम इंक्रीज करते हुए जाते हैं तो जो ये स्पॉट्स होते हैं ना, ये ब्राइट डार्क स्पॉट होते हैं, यहाँ पर इनकी पोजीशन क्या होती है, चेंज होती है। और कैसे चेंज होगी, तो यहाँ पर हमें इस तरह का पैटर्न दिखाई देता है कि अगर मान लो ये हमारा सोर्स है S1, मैं यहाँ पे दूसरा कलर यूज कर देता हूँ, ये सोर्स हमारे पास S1 और ये सोर्स हमारे पास S2 और ये हमारा स्क्रीन है, मान लेते हैं ये रहा स्क्रीन, ठीक है। इन दोनों के बीच का भी डिस्टेंस क्या ले रखा हमने, कैपिटल डी। अब यहाँ पर इस डिस्टेंस को अगर हम इंक्रीज कर दे, ये जो हमारा स्क्रीन है इसको दूर करते जाओ, अगर दूर करते जाएंगे तो होगा क्या, अगर दूर करते जाओगे तो हम क्या देखते हैं कि इनकी पोजीशन जो है ना वो बहुत ही दूर होती जाती है, शिफ्ट होते जाते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे, ऊपर की तरफ बढ़ते हुए चले जाते हैं। और अगर ज्यादा ही डिस्टेंस कर देंगे तो वो डिसअपियर हो जाएंगे, डिसअपियर मतलब फिर वो पैटर्न ही नहीं दिखाई देगा हमें, ठीक है। तो एक चीज हमने क्या ऑब्जर्व करा कि अगर हम यहाँ पर ये डिस्टेंस डी को इंक्रीज करेंगे तो पोजीशन क्या होगी, उनकी पोजीशन यहाँ पर हमारे पास ये इनकी चेंज होती जाएगी, और वो जो चेंज होती है वो डिस्टेंस के हमने क्या देखा यहाँ पर, ये तुमने कभी ऑब्जर्व करा होगा कि मान लो ये हमारे पास ना खिड़की है और खिड़की में छोटा सा होल है ना, यहाँ से मान लेते हैं ना रोशनी आ रही है, इस तरह से ये रोशनी आ रही है, यहाँ पे मान लो कोई हमने ना कार्डबोर्ड लिया है ना, अब इस कार्डबोर्ड पर ये जो छोटे से होल से रोशनी आ रही है उसके जो द्वारा उसने जो स्फीयर बनाया ना, सर्कल बनाया, उसको जरा ऑब्जर्व करना ध्यान से, इस एक्सपेरिमेंट को अभी करके देख सकते हो या फिर इमेजिन करना, जरूर कभी ना कभी देखा होगा कि ये जो छोटे से होल से जो यहाँ पर ये स्क्रीन के ऊपर जो ये सर्कल बना है इसके साइज को ध्यान से रखना, अगर मैं ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच का बढ़ाऊं तो इसका जो सर्कल का साइज होता है वो बढ़ता है कि घटता है, अगर हम स्क्रीन को दूर करेंगे तो बताओ जरा, इसमें सर्कल का जो साइज है वो बढ़ेगा कि घटेगा अगर हम स्क्रीन को दूर करते जाएंगे तो, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होगा बिल्कुल। तो यहाँ पर ये ना साइज इंक्रीज होता जाता है, एक चीज तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा। ओके, अच्छा, और एक चीज यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो हमारे पास ये जो दो सोर्स होते हैं S1 और S2, ठीक है, ये S1 और S2 को अगर हम ये इंक्रीज कर देंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, इसको यहाँ पे दिखाना चाहिए था मुझे, वीडियो के थ्रू ही दिखाऊंगा तो पता चलेगा, ऐसे इमेजिन करना पड़ जाएगा। चलो कोई नहीं, फिलहाल तो मैं यहीं पे बता देता हूँ, फिर इसके लिए मुझे वो वीडियो दिखाना पड़ेगा, ऐसे बताने से काम नहीं चलेगा। देखो यहीं से मैं बताता हूँ इसको। ओके, जो ये हमारे पास एक्सन है, ये एक्स क्या शो कर रहा है, ये एक्स शो कर रहा है सेंटर से लिया गया डिस्टेंस, ठीक है, कहाँ तक का डिस्टेंस, वो नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज का। जैसे यहाँ पर हमने जो सेंटर में ब्राइट ले रखा है, इस सेंटर से अगर मैं अगले वाले ब्राइट की पोजीशन का पता लगाऊं तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हमारे पास डिस्टेंस है ये शो कर रहा है xn, मतलब ये nth हमारे पास कोई ब्राइट स्पॉट है, दूसरा तीसरा कोई से भी हो सकता है। अगर मान लो ये पहला ब्राइट स्पॉट है तो यहाँ x1 हो जाएगा, दूसरा ब्राइट स्पॉट होगा तो x2 हो जाएगा, तीसरा होगा तो x3 हो जाएगा, और nth होगा तो क्या लिखेंगे हम, xn। तो इस सेंटर वाले ब्राइट से ये वाला जो ब्राइट है वो कितने पोजीशन पर है, xn है। तो यहाँ पर ये xn क्या शो कर रहा है, एक्शन शो कर रहे हैं यहाँ पर पोजीशन ऑफ द nth ब्राइट स्पॉट। n क्या है यहाँ पर, वही नंबर ऑफ जो हमारे पास कौन सा ब्राइट स्पॉट है उसके नंबर को बता रहे हैं। लैम्डा क्या है यहाँ पे, वेवलेंथ है। ये कैपिटल डी समझ आया, कैपिटल डी क्या था, डिस्टेंस, किस किस के बीच का डिस्टेंस है, तो स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस है, उसको हम कैपिटल डी से शो कर रहे हैं। ये स्मॉल डी क्या होता है, स्मॉल डी होता है हमारे पास
जो हमारे पास ये सोर्स होते हैं S1 और S2 उनके बीच का गैप होता है। यहाँ पे जो हमने दो ओपनिंग्स बना रखी है ना, एक ये वाली ओपनिंग और एक ये वाली ओपनिंग, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको हम बताते हैं यहाँ पे स्मॉल डी से। ओके, तो ध्यान रखना जरा, ये कैपिटल डी क्या होता है? कैपिटल डी होता है हमारे पास स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस। स्मॉल डी क्या होता है हमारे पास? जो दोनों सोर्स होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस। ओके, तो ये चीज है। तो इसके टर्म्स हमें समझ आ गए क्या, कि एक्स एन इज इक्वल टू क्या होता है? एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। ठीक है, एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। अब यहाँ पर तुम इसी रिलेशन से भी देख सकते हो कि पोजीशन ऑफ एनथ ब्राइट स्पॉट है, उस पर ये जो लैम्डा है, स्मॉल डी है, कैपिटल डी है, उनका क्या फर्क पड़ता होगा? तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपिटल डी के, है ना, इसकी पोजीशन। तो यहाँ पर अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाते हैं, स्क्रीन और स्लिट के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, तो पोजीशन जो होगी एनथ ब्राइट स्पॉट की वो भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और अगर हम सोर्स के बीच के डिस्टेंस को अगर बढ़ाते हैं तो ये वाली क्या होती है? घटती जाती है। ओके, तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला आता है ये किसके लिए आता है? एनथ ब्राइट स्पॉट के लिए आता है, ब्राइट स्पॉट के लिए, ध्यान रखना। अब यही चीज हमारे पास दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? डार्क स्पॉट के लिए आता है, वो क्या है? ये है। इन दोनों का ना डेरिवेशन वैसे करके ही यहाँ पे आया है, बट ये तुम्हें डायरेक्टली फॉर्मूला ध्यान में रखने, क्योंकि तुम्हारे डेरिवेशन इसकी डिलीट कर दी गई है पहले, मतलब हो रखा 2-3 साल से डिलीट। ओके, तो बस न्यूमेरिकल लेकिन पूछे जाते हैं, तो इसीलिए हमें ये पता रहना चाहिए इसके टर्म्स क्या क्या है। अच्छा, अब इसमें पोजीशन ऑफ nth डार्क स्पॉट जो होगा, है ना, जिसके लिए हम डिस्ट्रक्टिव यूज करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? तो 2n माइनस का 1 याद होगा, ऑड के लिए हम यूज कर रहे हैं 2n माइनस का 1 इंटू लैम्डा बाई 2। कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इसमें भी है, इसके अंदर भी था ना कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, तो इसमें भी क्या रहेगा हमारे पास? कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। बट फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? एक्स एन इज इक्वल टू 2n माइनस का 1 इंटू में लैम्डा बाई 2 इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो ये किसके लिए? डार्क स्पॉट के लिए, कि डार्क स्पॉट की जो पोजिशन होगी वो वाली होगी। ओके, अब एक ये दो फॉर्मूले हो गए, तीसरा एक लास्ट वाला फॉर्मूला एक देख लो, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा कि कैसे हम फाइंड करते हैं चीजों को ना। जो हमारे पास ये तीसरे फॉर्मूले के लिए सबसे पहले यहाँ पे समझो, जो हमारे पास ये फ्रिंज बन रहे हैं, ये जो स्पॉट बन रहे हैं ना, स्पॉट्स, जो ये धब्बे हैं जिसको हम फ्रिंज बोल रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो ब्राइट स्पॉट है, ये जो डार्क स्पॉट है, इनकी विड्थ भी तो है ना। अब ये जो विड्थ है, ये विड्थ भी फाइंड करने को आता है, जिसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? फ्रिंज विड्थ। तो ये जो हमारे पास, या डार्क की कह लो, डार्क फ्रिंज की विड्थ कितनी है, या ब्राइट फ्रिंज की विड्थ कितनी है? तो इंटरफेरेंस के केस में ये वाले विड्थ सभी की इक्वल होती है, सेम होती है ना। जितनी ब्राइट की होगी उतनी डार्क की होती है, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क सेम, इंटरफेरेंस में सभी की सेम होती है। ठीक है, डिफ्रैक्शन जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें डिफ्रैक्शन में तुम्हें मिलेगा कि हाँ, जैसे हम सेंटर से दूर जाते हैं ना तो उनकी विड्थ चेंज होती है, वो डिफ्रैक्शन के अंदर पढ़ेंगे। बट इंटरफेरेंस में क्या होता है? इनकी विड्थ सेम सेम रहती है। तो विड्थ कैसे फाइंड करेंगे हम यहाँ पे? तो विड्थ ऑफ द फ्रिंज, चाहे ब्राइट फ्रिंज हो चाहे डार्क फ्रिंज हो, उसके उसके लिए हमारे पास सिंपल सा एक फॉर्मूला है। कौन सा? लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब फ्रिंज विड्थ को हम किसे दिखाते हैं? यहाँ पे बीटा से दिखाते हैं। अब तीनों फॉर्मूले में एक चीज ऑब्जर्व करना है यहाँ पर, ऊपर क्या था? कैपिटल डी, नीचे क्या था? स्मॉल डी। तो इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है, इससे फॉर्मूला भूलोगे नहीं और रिलेट करके याद रख सकते हो कि जो हमारे पास कैपिटल डी है, डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड स्लिट, वो है कैपिटल डी, और नीचे क्या आता है? स्मॉल डी। तो ये फ्रिंज विड्थ निकालने का हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, ये फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला हम डिफरेंस करके निकालते हैं। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले हमारे पास आ गए, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला और nth ब्राइट स्पॉट nth डार्क स्पॉट का फॉर्मूला। ओके, अच्छा, अब एक छोटा सा यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं और उसके यहाँ पे समझ लेते हैं। देखो इसमें ना, मतलब कई फॉर्मूले हैं बहुत सारे, तो इसको एक जगह पे फॉर्मूले पे लिख के रख लेना। तो इसमें कई हमें ऐसे फॉर्मूले जिनको हम डिराइव नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट याद रख रहे हैं। ठीक है, डेरिवेशन ना होने की वजह से, तो इसीलिए कंफ्यूज कर सकता है। लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चंस वगैरह की इनकी, तो तुम्हें फिर जाकर वो फॉर्मूले याद ही रहेंगे। वैसे हैं भी छोटे से फॉर्मूले। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं इनको एक बार देख लेते हैं। कह रहा है इफ डिस्टेंस बिटवीन दी स्लिट्स आर 3 mm। देखो ये इन टर्म्स को ध्यान से समझना, क्वेश्चन अगर एक बार समझ आओगे तो फॉर्मूला लगाना कोई बड़ी बात नहीं उसमें। कह रहा है इफ डिस्टेंस बिटवीन दी स्लिट्स, डिस्टेंस बिटवीन दी स्लिट्स, कौन सा डिस्टेंस होगा? कैपिटल डी या स्मॉल डी? क्या बोला उसने? डिस्टेंस बिटवीन दी स्लिट्स। तो स्लिट कहाँ पे थे? स्लिट यहाँ पे थे, है ना। ये हमारे पास S1 था और ये हमारे पास S2 था।
इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको किससे दिखा रहे थे हम, स्मॉल डी से कैपिटल डी से, बताओ ये S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस किससे शो कर रहे थे हम, स्मॉल डी से शो कर रहे थे क्या, स्मॉल डी से शो कर रहे थे। तो इसने क्या बोला, इफ डिस्टेंस बिटवीन दी स्लिट्स आर 3 mm, तो इसने ये क्या दे रखा है हमें, ये दे रखा है हमें स्मॉल डी, ओके, एंड दी स्क्रीन इज प्लेस्ड एट 98 सेंटीमीटर फ्रॉम स्लिट, और स्क्रीन को कहाँ रखा गया, 98 सेंटीमीटर, मतलब ये क्या चीज है, ये हमारा कैपिटल डी दे दिया उसने, ठीक है, कि स्क्रीन का स्लिट से कितना डिस्टेंस है, 98 सेंटीमीटर है, ओके। wavelength of used light is 7,000 एंगस्ट्रॉम। तो जो लाइट हम यूज कर रहे हैं, है ना, उसकी वेवलेंथ हमें दे रखी है कितनी, यहाँ पे 7,000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, इसमें कई बार जगह यूज होगा ये। तो 7,000 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। फाइंड दी फ्रिंज विड्थ, हमें फ्रिंज विड्थ निकाला। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या था, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला था बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो देखो ध्यान से, सारे ही ऑलमोस्ट हमें टर्म्स गिवन है, लैम्डा पता है, कैपिटल डी पता है, स्मॉल डी पता है, ठीक है। तो आसानी से निकाल सकते हो। लैम्डा क्या है, उस लाइट की वेवलेंथ है, कितनी है 7,000, तो 7,000 एंगस्ट्रॉम को बदल दो उस मीटर में, 10 की पावर माइनस का 10 आ जाएगा। कैपिटल डी क्या है, कैपिटल डी यहाँ पे 98 सेंटीमीटर, ध्यान रखना सेंटीमीटर में है, तो इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना ना भूलना, ठीक है, वरना गलत हो जाएगा। तो 98 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे कैसे, 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर, यानी 100 से डिवाइड करके, ठीक है। अपॉन में स्मॉल डी कितना है 3 mm, mm को मीटर में बदलो, क्या ले सकते हैं हम, 10 की पावर माइनस का 3। तो सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, तो 10 की पावर माइनस का 3, 10 की पावर माइनस का 10 कितना आ जाएगा, 10 की पावर माइनस का 7, और यहाँ पे ये 3 से इसको काट सकते हैं हम, तो 3 3 और 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 21, ठीक है, 1 2 3 4 4 0, तो 7 -4 यानी कि माइनस का 3 इंटू में 10 की पावर -2 भी है, 3 और 2 5, 10 की पावर माइनस का 5 ये आ गया, 10 की पावर -5 आ गया। इसको ना mm में बदल दो, है ना, mm में बदलेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, तो mm में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 10 की पावर -2 इससे ले लेते हैं, तो 10 की पावर -2 तो नीचे आ जाएगा, 10 की पावर माइनस का 3 बच गई, तो इसको क्या ले सकते हो 0.21 mm। तो ध्यान देना जरा, जो फ्रिंज विड्थ है, वो जो फ्रिंज बनते हैं ना, उनकी देखो विड्थ कितनी कम होती है, ये mm में आते हैं, बहुत ही छोटे छोटे आते हैं, 0.2 mm 0.1 mm इस टाइप के आते हैं, तो ये विड्थ काफी स्मॉल होते हैं, ओके, 0.21 mm इस टाइप का रखा है। तो ये था हमारे पास फ्रिंज विड्थ के ऊपर न्यूमेरिकल, ओके। और ये 0.21, इसमें 0.228 आ रहा है, कैलकुलेशन देख लेना। अब एक ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन तुम घर से ट्राई करना, ठीक है, कल क्लास है तो फिर कल इसमें इसको एक बार ट्राई करना और बताना क्या आ रहा है आंसर, ओके। क्या क्या चीजें दे रखी है, टू कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्स का मतलब मालूम है तुम्हें, कोहेरेंट सोर्सेज ऐसे सोर्सेज होते हैं जिनकी फेज डिफरेंस, जिनका वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी सेम होता है, तो कोहेरेंट सोर्स हमें दे रखा है। देखो इंटरफेरेंस के लिए कोहेरेंट सोर्स ही हम यूज करते हैं, ओके, ये ध्यान रखना। अगर दो अलग अलग सोर्स होंगे तो जैसे कि दो अलग मान लो बल्ब को जलाया उससे बनाओगे तो नहीं बनेगा, ठीक है, हमेशा डिफरेंस आएगा ही आएगा। तो टू कोहेरेंट सोर्सेज आर 0.18 mm अपार्ट, कोहेरेंट सोर्स के बीच का डिस्टेंस गिवन है, फ्रिंज विड्थ आर ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन 80 सेंटीमीटर अवे, है ना। ये देखा, इट इज फाउंड दैट विद अ सर्टेन सोर्स ऑफ लाइट द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज की बात करिए तो ब्राइट फ्रिंज वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू गिवन है कितनी है 4 है, इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10.8 mm, ये कौन सा डिस्टेंस है, तो ध्यान रखना ये x है, x की वैल्यू गिवन है फ्रॉम दी सेंट्रल फ्रिंज, सेंट्रल फ्रिंज से कैलकुलेट दी वेवलेंथ ऑफ दी लाइट, हमें वेवलेंथ निकालनी है। तो क्वेश्चन ये वाला ट्राई करके आओगे, ओके। कोई डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन में, समझ आए ये वाले टर्म्स क्या क्या है, हो जाएगा क्वेश्चन ये। हाँ भैया हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो फिर कल क्लास है ना,
तो इतने ही रखते हैं आज के लिए।